नमस्ते बच्चों। आज हम सीबीएसई कक्षा 10 का पाठ अट नहीं रही है के पाठ्य पुस्तक प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। तो प्रश्न शुरू करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, छायावाद की खास विशेषता है अंतर्गत के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है, लिखिए। तो उत्तर पढ़ते हैं बच्चों। छायावाद की एक अहम विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहरी दुनिया से सामंजस्य बिठाना। अट नहीं रही है कविता उक्त कथन की निम्नलिखित कथन के माध्यम से पुष्टि करती है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। फागुन माह का सांस लेना, घर घर में सुगंध भर देना प्रसन्नता की ओर संकेत करता है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कवि ने फागुन की शोभा का मानव के मन के साथ सामंजस्य बैठाया है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि का प्रकृति के साथ इतना गहन संबंध है कि वह सौंदर्य दर्शन से तृप्त नहीं होता है, उसका मन और ज़्यादा सौंदर्य की ओर आकर्षित होता जाता है। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। मनुष्य के समान ही वृक्षों पर पुष्पमालाएं सुशोभित हो रही हैं। जिस प्रकार मनुष्य अपनी सुंदरता की वृद्धि करने के लिए गले में पुष्पमालाएं धारण करते हैं, उसी प्रकार फागुन के मौसम में पेड़ फूलों से लदे हुए ऐसे प्रतीत होते हैं कि मानो उन्होंने पुष्पमालाएं धारण कर रखी हैं। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 2 पढ़ लेते हैं। कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? तो उत्तर है, फागुन माह में प्रकृति का सौंदर्य चरम पर होता है। चरम पर होना यानी कि बच्चों हाईएस्ट स्टेज, यानी कि बहुत ज़्यादा सुंदरता उस समय में होती है। चारों ओर नवीन पल्लवों से युक्त पेड़ व नव पुष्पों से सज्जित डालियाँ अनायास ही सबका मन हर लेती हैं। संपूर्ण वातावरण में हर्ष व उल्लास छाया रहता है। कवि प्रकृति प्रेमी है और वह इस प्रकृति सौंदर्य से इतना अभिभूत है कि उससे अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा है। कहने का अर्थ ये है बच्चों कि प्राकृतिक सौंदर्य कवि के मन को अपनी ओर अनायास ही आकर्षित कर रहा है और वह चाह कर भी वहाँ से अपनी नज़रें, अपनी दृष्टि को नहीं हटा पा रहा है। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 3 है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? उत्तर पढ़ते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया है। नंबर 1 है, फागुन माह का प्राकृतिक सौंदर्य का प्रभाव नव पल्लव व नव पुष्प के रूप में सर्वत्र व्याप्त है। दूसरा है, प्राकृतिक सौंदर्य लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है और कवि तो इससे इतना प्रभावित है कि वह अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा है। तीसरा है, सृष्टि का कण कण हर्षोल्लास से भर गया है। हर्षोल्लास यानी हर्ष और उल्लास यानी कि खुशी से भर गया है। चौथा है बच्चों, संपूर्ण वातावरण सुगंधित व पुष्पित हो गया है। फूल खिल गए हैं चारों ओर और उसकी सुगंध से चारों ओर सुगंध उसकी चारों ओर फैली हुई है। फागुन की यह अतिशय शोभा कहीं समा नहीं पा रही है। इतना ज़्यादा सौंदर्य है फागुन महीने का कि वह सौंदर्य स्वयं में समा नहीं पा रहा है। प्रश्न नंबर 4 है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? तो उत्तर है, फागुन माह में बसंत ऋतु का आगमन होता है। यानी कि बसंत ऋतु जो होती है, जो ऋतुओं का राजा कही जाती है, सबसे ज़्यादा सुंदर ऋतु होती है, वह ऋतु बच्चों फागुन के महीने में आती है, जहाँ पतझड़ में सभी पेड़ उदासीन व अनमने होते हैं। अर्थात जब पतझड़ होता है तो पेड़ों के सभी पत्ते झड़ जाते हैं और वे सूखे हुए प्रतीत होते हैं। वहीं बसंत ऋतु में पेड़ पुष्पित व पल्लवित हो जाते हैं। इसमें बहुत सारे पत्ते आ जाते हैं, बहुत सारे फूल खिलने लगते हैं। प्रकृति व उदासीन कोयल झंकार उठती है। प्रकृति जो अब तक बिल्कुल सुस्त लग रही थी पेड़ों के सूखे होने से, वहाँ पर एक झंकार सी प्रतीत होती है और बागों में कोयल बोलने लगती है। मन रूपी पक्षी
प्रकृति के में समाने को व्याकुल रहता है और मन रूपी पक्षी मनुष्य का मन इतना प्रसन्न हो जाता है कि वो प्रकृति में खुलकर उड़ने की इच्छा करने लगता है। उक्त विशेषताएं अन्य ऋतुओं में देखने को नहीं मिलती हैं। तो बच्चों, ये सारी विशेषताएं हैं फागुन के महीने की। इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर है, निराला ने ऐसे अनूठे शब्दों का चयन किया है जो पूर्ण भाव लिए हुए हैं। खड़ी बोली में रचित काव्य लोक भाषा के शब्दों से पूर्ण है। प्राकृतिक सौंदर्य के वर्णन में चित्रात्मकता है। कोमल कांत पदावली का प्रयोग है। प्रतीकात्मक शब्दों के प्रयोग से भाव रहस्यमय हो गए हैं। अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। दोनों कविताओं में मानवीकरण अलंकार है। कवि ने गीत शैली का प्रयोग किया है। गीत शैली का अर्थ होता है बच्चों, इनके गीतों को, इनकी कविताओं को गाया जा सकता है। बहुत ही अच्छी धुन इनकी कविताओं की है। प्रश्न नंबर 6 पढ़ लेते हैं। यह आपकी पुस्तक में अतिरिक्त प्रश्न के रूप में दिया गया है, लेकिन यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड में आ जाता है। होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। बच्चों, फागुन का महीना वही महीना होता है जिसमें होली आती है। होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा को ही मनाई जाती है। तो कवि कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि होली के आसपास जो परिवर्तन प्रकृति में आपको दिखाई देते हैं उनके विषय में बताना है। तो उत्तर पढ़ लेते हैं। होली के आसपास होने वाले प्राकृतिक परिवर्तन निम्नलिखित हैं। नंबर 1, होली के आसपास बसंत की बहार होती है, यानी कि वह समय बसंत के मौसम का समय होता है, वसंत ऋतु का समय होता है। गेहूं व सरसों की फसल कटने को तैयार होती है। ये दोनों ही फसलें तैयार हो चुकी होती हैं और उनकी कटाई शुरू होने वाली होती है। वृक्षों की डालियां नव पल्लवों व पुष्पों से सुशोभित होती हैं। बच्चों, पल्लवों शब्द का अर्थ है पत्तों से और पुष्पों अर्थात फूलों से, यानी कि पेड़ों की डालियों पर पत्ते और फूल सजे हुए होते हैं। कोयल मधुर गान करने लगती है तथा चारों ओर हर्षोल्लास का वातावरण होता है। जब बसंत ऋतु होती है बच्चों, तो मनुष्य के साथ साथ पक्षी भी बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो इस मौसम में कोयल की आवाज़ हमें सुनने को मिलती है। कोयल मधुर मधुर गान करती है और चारों ओर हर्षोल्लास यानी खुशी का, हंसी खुशी का वातावरण होता है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारे पाठ्य पुस्तक प्रश्न समाप्त हुए। आशा है आपको मेरी वीडियो से प्रश्नोत्तर समझ में आए होंगे। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।